yesterday हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट कर दिया था। क्या था टॉपिक का नाम? कि सर वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? कि सर सट्टेबाजी और बेटिंग को वेजरिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। सट्टेबाजी या फिर बेटिंग को वेजरिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। ठीक है। अब बेटिंग जो है सर, उसके दो तीन अपन ने चार पांच एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे वेजरिंग एग्रीमेंट्स के। कि सर सबसे पहला क्या था? कि सर पैसा या पैसे वाली लेने देने की, कोई पैसा या पैसे से जैसी कोई चीज लेने देने की बात हो रही होती है, किस चीज पे डिपेंडेंट होती है? ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। नेचर उसका अनसर्टेन होना चाहिए, फ्यूचर का जो भी उसका बात कर रहे हैं वो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। बारिश का होना या नहीं होना। इवेंट कैसा होना चाहिए? कि सर अनसर्टेन। यदि सर्टेन है आउटकम उसका, तो फिर वो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है। उसके होने या नहीं होने पे उस स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर बेस्ड करता है कि पैसा दिया जाएगा, लिया जाएगा, या पैसे से जैसी कोई चीज दी जाएगी या ली जाएगी। पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए इवेंट के ऊपर। पैसा जीतने या हारने के अलावा पार्टीज का कोई दूसरा इंटरेस्ट, नो अदर इंटरेस्ट शुड बी इन्वॉल्व। ठीक है। अदर देन द विनिंग और लूजिंग। अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एग्जांपल्स अपन ने खूब सारे देख लिए थे। अब अपने को करना है व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। कि सर जो दिखते वेजरिंग जैसे हैं लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है। आज अपने को ये स्टार्ट करना है। एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, दिखते वेजरिंग जैसे हैं लेकिन वेजरिंग है नहीं। ठीक है। एक तो वीडियो ऑन कर लो ना यार, क्या बात है, वीडियो ऑफ क्यों रखे हुए हैं? वीडियो ऑन करो सब जने। करण पारिया पढ़ना स्टार्ट कर, पॉइंट नंबर ए। Transactions for the sale and purchase of stocks and shares. However, there should be a clear intention to give and take delivery, where the intention is only to settle the price difference. The transaction is a wager. देखो, आप सब अब स्टॉक्स और शेयर्स में परचेज और सेल करते हो या नहीं करते हो? स्टॉक मार्केट में करते हैं सर। सट्टेबाजी जैसा ही हो रहा है वहां पर भी, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, प्राइसेस ऊपर प्राइसेस नीचे, विनिंग और लूजिंग। क्या कल ये प्राइस यहाँ चली गई तो मैं बेच दूंगा, यहाँ आ गई तो खरीद लूंगा। ठीक है। Transactions for the sale and purchase of stocks and shares is not considered as a wagering agreement। इस एक्टिविटी को इंडिया में लीगलाइज किया गया है। इससे मतलब इस एक्टिविटी को इंडिया में जो आप रेगुलराइज्ड स्टॉक मार्केट, रेगुलराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे करते हैं, उस एक्टिविटी को वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना गया है। बाकी आप नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हो तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट सट्टेबाजी माना जाएगा। ठीक है। Nathan Ribeiro, what is a recognized stock exchange as per the as per the Companies Act 2013? What is a recognized stock exchange? So it has been recognized by SEBI. Correct. और सर इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी। ठीक है सर, इसीलिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं उसको। ठीक है। तो कंपनीज लिस्टिंग एग्रीमेंट कहाँ बना, मतलब लिस्टिंग लिस्टिंग एग्रीमेंट कहाँ बना के? कि सर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जिसको सेबी के साथ में रिकॉग्नाइज किया गया है, सेबी ने रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे बीएससी, एनएससी, उनके साथ में फिर लिस्टिंग एग्रीमेंट बना के अपने आप को वहां लिस्ट कर सकती है। ये लिस्टिंग, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में अपन ने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा था। ठीक है। तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने इधर भी उसको ले लिया। ट्रांजैक्शंस फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, छुपी हुई बात क्या है? विच इज ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनीज एक्ट से आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं आ रहा है। तो उसको हमारे यहाँ पर वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा हाँ, यदि इंटेंशन शेयर्स, मतलब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को शेयर्स बेचे हैं, तो सर मिस्टर वाई की उसकी डिलीवरी लेने का इंटेंशन होना चाहिए।
केवल प्राइस डिफरेंस सेटल करने की बात हुई तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि कल यदि रिलायंस का शेयर 110 रुपए जाएगा तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए दूंगा पर शेयर, जितने भी आप वो बोलते हैं। यहां पर वो रिलायंस का शेयर लेने की बात नहीं कर रहा है, यहां पर वो रिलायंस का शेयर लेने की बात नहीं कर रहा है, यहां पर वो प्राइस डिफरेंस सेटल करने की बात कर रहा है। तो सर ये प्राइस डिफ जहां डिलीवरी लेने का इंटेंशन नहीं होता है, केवल प्राइस डिफरेंस सेटल करने की बात होती है, that is considered as a wagering agreement। ठीक है क्या? where however there should be a clear intention to give and take the delivery of the stocks and shares, where the intention is only to settle the price difference। तो फिर आप एक्चुअल में धंधा नहीं कर रहे हो स्टॉक्स और शेयर्स का, आप बस क्या सट्टेबाजी कर रहे हो। कल प्राइस इतना होगा तो मैं तुझे इतना रुपए दे दूंगा, या मैं इतने में खरीद लूंगा। द ट्रांजैक्शन विल बी अ वेजर, मतलब प्राइस डिफरेंस सेटल कर रहे हो, कोई शेयर की डिलीवरी नहीं ले रहे हो, तो फिर वो वेजरिंग होगा। सेकेंड, price competitions which are games of skill provided the prize money does not exceed rupees 1000, example crossword or literary competition etc। सर आपको अपन ने पढ़ा था ना कि जहां पर भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना स्किल लगा रहे हो कोई जीतने के लिए, तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जहां पर भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पर आप कोई सट्टेबाजी करने से ज्यादा आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति आप जीतते हैं, आप आंसर करते हैं, आप हॉट सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप अपना दिमाग लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? यस सर लगा रहे हैं। लेकिन सर आप सब ने जिंदगी में कभी ना कभी हाउसी वाला गेम खेला होगा। यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड द वर्ड, ये प्लेड द गेम ऑफ हाउसी। होता है ना, नंबर निकलता है तो आपको जो छोटी पर्ची मिलती है उसमें आप नंबर काटते हैं कि हाँ लाइन पूरी हो गई तो आपको कुछ प्राइस मिलेगा, पूरा हाउस पूरा हो गया नंबर काटते काटते तो आपको प्राइस मिलेगा। इसमें कोई आप अपनी स्किल लगा पाते हो क्या? नहीं सर। ये तो सर जिसका भाग्य है, सट्टेबाजी कर रहे हो आप लोग, जिसका भाग्य है, इसमें कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जिस किसी भी उसमें स्किल इन्वॉल्व होती है और प्राइस मनी रुपीज 1000 तक होता है, सर उसको वेजरिंग नहीं माना गया है, उसको वेजरिंग नहीं माना गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसका अपोजिट वो कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री को मत एनालाइज करने लग जाना कि सर स्किल तो इन्वॉल्व हो रही है लेकिन प्राइज मनी 1000 रुपए से ज्यादा चला गया है, यानी कि 10,000 रुपए चला गया है, तो क्या ये वेजरिंग हो जाएगा? सर देखो, ये इस डेफिनेशन का कि इस गेम ऑफ जिस कहीं जहां कहीं भी स्किल इन्वॉल्व है और 1000 रुपए से 1000 रुपए तक का प्राइज मनी इन्वॉल्व है, वो वेजरिंग नहीं होगा। ये इसका वाहियात इंटरप्रिटेशन होगा कि सर स्किल तो इन्वॉल्व है लेकिन 1000 से ज्यादा चले गए तो वो वेजरिंग हो जाएगा। कि अपने को इसको ऐसे नहीं देखना है। हाँ, मैं एक तरीके से लीगल डेफिनेशन की बात करूं तो फिर तो वेजरिंग हो जाएगा, बट कोई रोकता नहीं है उसको आज के टाइम में, जहां पर भी स्किल इन्वॉल्व हो जाती है, भले ही प्राइस मनी 1000 रुपए से ज्यादा जा रहा हो, कोई उसको रोकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। पर यदि कभी लिखने की बात आ जाए तो अपन कैसे लिखेंगे कि सर जहां पर भी स्किल इन्वॉल्व हो रही है प्लस प्राइज मनी जो है वो 1000 रुपए तक है मैक्सिमम, वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। नंबर वन, transaction for sale and purchase on stock and shares provided intention is to take the delivery and not to mere settle the price difference। Second, price competition which are games of skills provided the prize money does not exceed rupees 1000। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है? लिटरेरी कंपटीशन, आपको कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लेने की बात करी गई थी, वहां पर आप ऐसे कैसा लिखते हैं उसके ऊपर प्राइस था, तो आपके एसेस को चेक किया गया, आपकी ग्रामेटिकल, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, आपकी वोकेबलरी सबको चेक किया गया और उस पर आपको प्राइस दिया गया। तो सर आपने अपनी स्किल से जीता है ना, कोई सट्टेबाजी से थोड़ी जीता है। सेकंड सर, क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड में दो एग्जाम्पल देखना, एक सट्टेबाजी होगी एक सट्टेबाजी नहीं होगी। कैसे? कि सर क्रॉसवर्ड पजल आपने ध्यान है, जैसे अखबार में सुडोकू की पजल आती है, न्यूज़पेपर में सुडोकू, SUDOKU सुडोकू की आती है, वैसे क्रॉसवर्ड पजल भी आती है। यहाँ आपको लेटर वर्ड्स बना के और भर के लिखने होते हैं, आपको एक लाइन देते हैं, उससे आपको सिंगल वर्ड डालना होता है, निकालना होता है और यहाँ पर भरना होता है। फिर ऐसे मतलब आप सबने क्रॉसवर्ड पजल देखी हुई या खेली हुई होंगी, एम आई राइट? यस सर। तो सर
एक गिवन प्रॉब्लम का एक से ज्यादा सॉल्यूशन सेट भी हो सकता है इन अ क्रॉसवर्ड पजल, ये बात ध्यान रखना। मतलब आपको ये 5 स्टेटमेंट दिया और आपको क्रॉसवर्ड पजल बनानी है, सॉल्व करनी है उससे। सर एक का एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है कई बार क्रॉसवर्ड पजल्स में। सर हो सकता है आपका आंसर अखबार वाले ने निकाला, एडिटर ने, कि क्रॉसवर्ड पजल का सॉल्व करोगे, जिसका आंसर मेरी क्रॉसवर्ड से मिल जाएगा उसको मैं 1,000 रुपये इनाम दूंगा। जिसने सॉल्व तो कर लिया लेकिन मेरे आंसर से मैच नहीं किया उसको मैं 1,000 रुपया नहीं दूंगा। सर ये तो फिर अब गेम ऑफ चांस भी तो हो गया यहाँ पर, क्रॉसवर्ड पजल जो कि मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच करेगा तो मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा। सर ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ना, ये डेफिनेटली वेजरिंग एग्रीमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें कि सर बस क्रॉसवर्ड पजल जिसका मैच हो गया मैं उसको 1,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो सर दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेजरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर गेम ऑफ स्किल है विच इज 1,000 रुपीज तक का। तो सर दिस इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। सो prize competitions which are game of skills provided the prize money does not exceed 1,000 is not an example of a wagering agreement, it is an exception, वो wagering में नहीं आएगा। क्रॉसवर्ड में ऐसा दे दे, फर्स्ट एग्जांपल जैसा जहां एडिटर बोल रहा है कि मेरे वाले से मैच किया तो दूंगा, तो यार वो तो हो जाता है तुम्हारा एक तरीके की सट्टेबाजी टाइप ही होती है, किसका मैच करे किसका नहीं करे हमें पता थोड़ी पड़ता है। एक होता है कि सर क्रॉसवर्ड जिसमें ऐसी कोई संभावना नहीं है, बस जिसका मैच करेगा उसको हम दे देंगे, सिंगल सोल्यूशन वाला, तो उसमें क्या है वो फिर वेजरिंग नहीं होगा। पॉइंट नंबर सी जो दिखता है पर वेजरिंग जैसा नहीं होगा, कौन सा है पॉइंट नंबर सी भाई देखो, करण फारिया। एन हाँ सर, एन अग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट अ प्लेट क्या और प्राइस, a plate or prize of the value above rupees 500 to be awarded to the winner of the horse race. एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट अ प्लेट और अ प्राइस, कई बार होता है ना, जो भी जीतेगा उसको मैं शील्ड दूंगा, शील्ड को प्लेट बोला हुआ है इन्होंने, शील्ड होती है ना, यस सर, शील्ड और प्राइस ऑफ द वैल्यू अबव रुपीज 500 टू बी अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ अ हॉर्स रेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। तुम लोग सब मुंबई के रहने वाले हो, महालक्ष्मी रेस कोर्स गए हो कभी? महालक्ष्मी रेस कोर्स, महालक्ष्मी रेस कोर्स का नाम ही रेस कोर्स है, तो वहां कौन दौड़ते हैं रे? घोड़े दौड़ते हैं सर, हम थोड़ी दौड़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो सर घोड़े दौड़ते हैं तो वहां लोगों को नंबर लगाते हुए, बोली लगा के और सट्टा लगाते हुए देखा है आपने कि इस घोड़े पे मेरे 5,000 रुपये लगा दो, जीता तो 1 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। देखा है आपने कभी ऐसा? यस। तो सर क्या वो घोड़े पे सट्टेबाजी जो है वो वेजरिंग एग्री, वो वेजर है या नहीं है? यस सर, सट्टेबाजी है, वो तो वेजरिंग है। लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कभी कुछ करती नहीं है, जैसे कि साउथ में लॉटरी चलाने वाली गवर्नमेंट नहीं करती है ना, लॉटरी चलाने पे गवर्नमेंट कुछ एतराज नहीं करती है वो भी वेजरिंग ही है, ये भी वेजरिंग ही, दोनों ही वेजरिंग है, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, गलत एग्रीमेंट्स होते हैं, लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। अब मेरी एक बात समझो कि सर महालक्ष्मी रेस कोर्स में जो हॉर्स रेस हो रही है वो तो डेफिनेटली बेच देंगे, लेकिन सर उसमें एक दिन नेतन रिवेरियो, मतलब अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, बड़ी मेहनत करी और धन्ना सेठ भी बन गया, ये इतना पैसा छापा इसने, ठीक है। तो इसने बोल दिया जो भी हॉर्स रेस का विनर होगा उसको मैं या तो प्लेट या प्राइस दूंगा अबव रुपीज 500, यानी कि उसने बोल दिया 5,000 रुपए का प्राइस मेरी तरफ से हॉर्स रेस वाले। सर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ए प्लेट और अ प्राइज टू द विनर ऑफ अ हॉर्स रेस अबव रुपीज 500 इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट, ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, ये स्पेसिफिकली मतलब पॉइंट्स हैं। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखिएगा, याद रखना। इस पे कोई क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन आएगा? State the exceptions to wagering agreements, transactions which look like wager but are not wagering agreements, ठीक है। तो उसमें ये तीसरा एग्जांपल क्या, कि सर कंट्रीब्यूटिंग
agreement to contribute a plate or a prize of greater than rupees 500 to the winner of a horse race will not be considered as a wagering agreement. नंबर वन, अगेन मैं बोलता हूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री तोड़ने की कोशिश मत करना कि सर प्लेट या प्राइस विच इज बिलो 500 रुपीज क्या वो वेजर हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं सोचना है अपने, ठीक है। ये क्या बोलता है, 500 रुपए से ज्यादा का तो तुम 500 से कम का वेजर हो जाएगा क्या, ये पॉइंट ऑफ व्यू मत रखना। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस दिखते वेजरिंग जैसे हैं पर होते नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के पीछे। हाँ है सर। क्या है, अपने घर को सेफगार्ड करना, अपना दूसरा इंटरेस्ट घर का सेफगार्ड करना। इसलिए हम वो कर रहे हैं कि कल आग, इस अगले 1 साल में आग लग जाती है तो 5 लाख रुपए का नुकसान आप हमारा पूरा करोगे, और यदि आग नहीं लगती तो कोई बात नहीं। इतनी सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब देखो ये अपन ने कर लिए हैं एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बेसिकली होते क्या है, कल बताया था ना आपको कि सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर एन एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। और अब तो आप ये पढ़ेंगे भी डिटेल में। अब तो आपके नए वाले कोर्स में जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। तो जब अपन इंडेमनिटी पढ़ेंगे ना, दैट इज नथिंग बट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जैसी चीज होती है, वहां पर आपको अब ये डिटेल में भी पढ़नी रहेगी, ठीक है। तो सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में एक सेकंड के लिए मैंने आपको कल डिफरेंस बताया था। वेजरिंग एग्रीमेंट का एग्जांपल, कल बारिश होती है तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, नहीं होती है तो आप मुझे 100 रुपए दे देना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सट्टेबाजी, वेजरिंग एग्रीमेंट। नो और अदर इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट, ठीक है सर। 100 रुपए जो जीतेंगे या हारेंगे उसके अलावा किसी पार्टी का कोई दूसरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तीसरी बात कि सर तीसरी बात कि सर है ना, अब ये बताइए कि सर वो अनसर्टेन इवेंट होता है यहाँ पर बारिश का होना या नहीं होना। चौथा, पार्टी का किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं होता है उस अनसर्टेन इवेंट पे। कंट्रोल होने लग गया तो फिर वो वेजरिंग नहीं है। गॉट माय पॉइंट? यस, ठीक है। तो ये 4-5 बातें हैं, लेकिन इधर बारिश का होना या नहीं होना इज द मेन अनसर्टेन इवेंट जिस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पार्टी दूसरी पार्टी, अपोजिट पार्टी के लिए काम करेगी। इधर अनसर्टेन इवेंट इज द मेन इवेंट ऑफ द, is the main event of the contract। uncertain event is the main event of the contract। इतनी बात जो मैंने कल पढ़ाई थी सबको याद है? यस सर, ये पॉइंट्स काम आएंगे इसलिए रिवाइज करा रहा हूं आपको। अब अपन आते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब अपन आते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर, कंटिंजेंट वर्ड में क्या है, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है सर। किस चीज पे डिपेंडेंट है कि सर एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है। कौन सा अनसर्टेन इवेंट कि सर फायर का लगना या नहीं लगना, आग का लगना, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, आग का लगना या नहीं लगना। तो सर अनसर्टेन इवेंट इधर भी है, अनसर्टेन इवेंट इधर भी है, ठीक है सर। पार्टीज का कोई कंट्रोल है क्या आग के लगने या नहीं लगने पे? नहीं सर। जानबूझ के लगे तो इंश्योरेंस वैसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है। पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होता है ना बारिश होने पे ना आग के लगने पे, ठीक है सर। लेकिन दो, इधर क्या है, मनी या मनीज वर्थ के अलावा कोई अदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। इधर सबसे बड़ा डिफरेंस इस पॉइंट के कंपैरिजन में सर, सम अदर इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व अपार्ट फ्रॉम द मनी, ठीक है। क्या है, घर को बचाना, घर को सेफगार्ड करना, ठीक है। ये पहला डिफरेंशिएटर बिटवीन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट समझ में आ गया। पहला डिफरेंशिएटर समझ में आ गया। नितिन निबेरियो, पूंजी, दक्ष अग्रवाल, मीत, नीव समझ में आ गया। यस महक, मुकुंद, अरे मुकुंद कब आया तू? मुकुंद, मुकुंद नहीं, जवाब नहीं दे रहा है, चलिए। तो पहला डिफरेंशिएटर याद रखना ये है कि सर
कंटिंजेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो। तो कैसा एग्जाम्पल कि सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फायर पॉलिसी ली मैंने, तो सर जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। वापस आ जाओ भाई। अच्छा, चलो। तो सर अब पहला डिफरेंशिएटर जो कंटिंग वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो गया कि सर एक तो यहां पर मनी या मनी वर्थ के अलावा कोई सम अदर इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएटर क्या हो गया, यहां पर पैसे के अलावा कुछ नहीं होता है, कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरी बात, दूसरा डिफरेंशिएटर बिटवीन अ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज सर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स। ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सट्टेबाजी के नेचर में होते हैं, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है। तीसरा डिफरेंशिएटर जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में हो जाता है, दैट इज सर देखो यहां पर जो अनसर्टेन इवेंट है वो मेन इवेंट है, जिस पे डिपेंड करेगा कि कौन किसको क्या कर रहा है। जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऐसा नहीं है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऐसा नहीं है। सर ऐसे कैसा नहीं है, अभी बताते हैं। देखो देखो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, नहीं, मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया। ठीक है सर, क्या आग लगेगी तो 5 लाख रुपए का तक का नुकसान आप मेरे को पे करेंगे। तो मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी को क्या दिया, सर प्रीमियम पे किया। कितना प्रीमियम पे किया, 5 लाख रुपए के कवर के लिए इन्होंने 20,000 रुपए का या 30,000 रुपए का प्रीमियम पे किया। इंश्योरेंस कंपनी ने इनको क्या दी, इंश्योरेंस पॉलिसी दी। पॉलिसी में क्या लिखा हुआ था कि एक पैरेलल या कोलैटरल इवेंट, पैरेलल या कोलैटरल इवेंट, क्या जिसका फायर का लगना या नहीं लगना, फायर का लगना या नहीं लगना इस पे डिपेंडेंट करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी यहां से यहां 5 लाख का अमाउंट देगी या नहीं देगी, या इससे कम का अमाउंट देगी या नहीं देगी। तो इधर बारिश, जैसे उधर बारिश का होना या नहीं होना मेन इवेंट था, इधर मेन इवेंट नहीं है आग का लगना या नहीं लगना। इधर वो आग का लगना या नहीं लगना कोलैटरल या पैरेलल इवेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे मेरा घर सेफगार्ड करना है, मैं आपको प्रीमियम देता हूं, आप मुझे अश्योरेंस दो या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पॉलिसी देगी, कल को मेरे घर में आग से नुकसान होता है तो 5 लाख रुपए तक का नुकसान आप कवर करोगे। मेन कॉन्ट्रैक्ट ये है। ये कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, ये एक पैरेलल या कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करता है। कौन से पैरेलल या कोलैटरल इवेंट पे, आग का लगना या नहीं लगना। तो आग का लगना या नहीं लगना जो अनसर्टेन इवेंट है वो पैरेलल या कोलैटरल इवेंट है। मेन इवेंट क्या है, प्रीमियम, मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रीमियम भरा इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या तुमको फर्क समझ में आया, कैसे एक मेन हार्ट इवेंट है और कैसे दूसरा पैरेलल या कोलैटरल इवेंट है। तो तीसरा डिफरेंशिएटर क्या हो गया कि सर अनसर्टेन इवेंट इज द मेन इवेंट इन द एग्रीमेंट, जबकि ये जो अनसर्टेन इवेंट है आग का लगना या नहीं लगना, ये मेन नहीं है, ये कोलैटरल या पैरेलल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है, पैरेलल इवेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जिस पर डिपेंड करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी या नहीं करेगी। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अपने आप को सेफगार्ड करना, प्रीमियम भरना, पॉलिसी लेना। ठीक है, बोलो रे, बात समझ में आई? बोलो बोलो, यस एवरीवन। ये लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना आपको, छोटी छोटी निटी ग्रिटीज हैं। निटी ग्रिटीज मीन छोटी छोटी बातें हैं, ये पकड़ के रखोगे ना तो तुम लोग को
नंबर मिलेंगे। महक बोल भाई। तो एक बार फर्स्ट वाला वापस बताओगे? क्या पॉइंट वापस बताऊं? फर्स्ट वाला पॉइंट। फर्स्ट वाला ये है सर, वेजरिंग एग्रीमेंट में कल बारिश हुई तो तुम मुझे 100 रुपए देना, नहीं हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। इस 100 रुपए के अलावा किसी का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बस अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस देयर इज नो अदर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, बस वो प्योरली सट्टेबाजी कर रही है। ठीक है। जबकि इधर अपार्ट फ्रॉम द मनी सर सम अदर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इज डेफिनेटली इन्वॉल्व। मेरा घर का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ, आग लगेगी तो आप मेरे को 5 लाख तक का नुकसान कवर करेंगे, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। तो अब मनी, पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम अपना कोई इंटरेस्ट कवर कर रहे हैं किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में। क्या इंटरेस्ट कवर कर रहे हैं? घर को यदि नुकसान होता है तो हम उससे बच जाएंगे, ये हमारा कोई दूसरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उधर पैसे, जो जीतने हारने वाले पैसे थे उसके अलावा किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 मेन डिफरेंस थे, बाकी बहुत सारे हैं। आइए पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग एग्रीमेंट्स। पहला पढ़ भाई, करण फारिया। मीनिंग, इंश्योरेंस में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। हम्म। वेजरिंग agreements में it is a promise to pay money or money's worth on the happening or non-happening of an uncertain event. इंश्योरेंस में क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई द लॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडेमनिफिकेशन? हैव आई ऑलरेडी टोल्ड यू? To make good है ना the loss. इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉसेस। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है रे? इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर एक्स जिन्होंने उससे पॉलिसी ली थी, इनको इंडेमनिफाई कर रही है। क्या इंडेमनिफाई कर रही है? कि यदि आपको लॉस हुआ फायर से तो आई विल मेक गुड योर लॉस। ठीक है। इसी तरीके से आप कार की कोई पॉलिसी लेते हैं, अपनी कार का आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी ली, तो कल को कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको नुकसान हो जाता है, तो तो क्या होएगा कि सर इंश्योरेंस कंपनी इनको इंडेमनिफाई कर रही है, यदि आपका एक्सीडेंट से कोई नुकसान होता है आई मेक गुड योर लॉसेस। करेक्ट है? बोलो यस और नो, समझ में आ गया? ठीक है। तो इंडेमनिफाई के लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिफाइंग फ्रॉम द लॉस। जबकि इट इज अ प्रॉमिस टू पे द मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, बारिश का होना या नहीं होना। पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन। Insurance में the crux of insurance contract is the mutual consideration, premium and compensation amount. इधर से इधर प्रीमियम जाता है और इधर से इधर पॉलिसी जाती है, और यदि इवेंट होता है तो वो कंपनसेशन चला जाता है। ठीक है। जबकि इधर क्या है, पढ़ना। There is no consideration between the two parties. There is just gambling of money. होगी बारिश तो मैं 100 दूंगा, नहीं होगी तो तू 100 दे देना। ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ गैम्बलिंग फॉर मनी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऐसा कोई आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है क्या जिसको आप इंश्योर करा सकते हो? सर इंश्योरेंस में तो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस पार्टी का अपने घर को सेफ गार्ड करने का। ठीक है। जबकि वेजरिंग में ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ना भाई। Insured party has insurable interest in the life or property sought to be insured. हम्म। Wagering agreement में there is no property in case of wagering agreement. There is betting on others' life and properties. नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। सट्टेबाजी कर रहे हो आप, देर इज बेटिंग ऑन अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बेटिंग कर रहे हो आप बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? इंश्योर्ड पार्टी इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी सॉट टू बी इंश्योर्ड। प्रॉपर्टी का तो देख लिया आपने, घर, मैंने अभी इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया ना, तो सर आपका उसमें इंटरेस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस भी आपने सुना ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो सर वो भी तो कवर करी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा कोई इंटरेस्ट होता है, वहां पर कोई यू आर सिंपली बेटिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी टू मेक गुड द लॉस, पढ़ गई।
Except life insurance, the contract of insurance indemnifies the insured person against loss. Now understand why he has this section is made life insurance as an exception. समझना, मैं अभी बताता हूं. Sir, except life insurance, the contract of insurance indemnifies the insured person against loss. समझो. मान लो मिस्टर एक्स ने अपने घर का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया किसी इंश्योरेंस कंपनी से कि भैया मेरे को ये पकड़ तेरा 20,000 प्रीमियम और मेरे को तू 5 लाख रुपए तक का हाउस का फायर इंश्योरेंस दे. ठीक है. यदि घर में आग लग जाती है तो इसको लॉस होएगा. लॉस होएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंडेमनिफाई करने का वादा कर चुकी है तो वो करेगी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज मेक गुड द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द लॉस. वाई एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, मिस्टर एक्स इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी से पॉलिसी खरीदते हैं. ठीक है. कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी को 50 लाख रुपए दे दिए जाएं. सर क्या यहाँ पर खुद जिसने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, लिया है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसको फायदा दे रहे हैं? नहीं सर. उसके मेक गुड द लॉस कर रहे हैं? नहीं सर. वो उसकी बीवी या उसके नॉमिनी को मिल रहा है. समझ में आया क्यों एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर? एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस. बात समझ में आई? इसलिए एक्सेप्शन. वहां पर उनको इंश्योरेंस लेने वाले को नहीं मिलता है इन लाइफ इंश्योरेंस. सेम लिंक पे रिज्वाइन करो भी.